हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सीए मोहम्मद मीमन। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ग्री ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग आपके बीके के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। बुक कीपिंग में क्या पढ़ा है बेटा हमने? डे टू डे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आज से जो आप सीखोगे, अब तक आपने बहुत कुछ थियरी पढ़ा, आज से आप जो सीखोगे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। जैसे हम लोग बुक कीपिंग में करने क्या वाले हैं, हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करने वाले। अब रिकॉर्ड्स में क्या होगा, फॉर एग्जांपल आज सुबह सुबह मैंने दुकान खोली, ठीक है। एक कस्टमर आया, उससे मुझसे माल खरीदा, तो मैंने उसको माल बेचा और उसने मुझे पैसा दिया, तो मुझे रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। तो रिकॉर्ड करने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता होगा, मैंने बताया था हम लोग डबल एंट्री बुक कीपिंग सीखने वाले। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या है? हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। मैंने माल बेचा, मेरा सेल्स हुआ और मुझे पैसा आया, तो मुझे एक सेल्स की एंट्री, एक सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक कैश का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम दो अकाउंट्स को क्या करेंगे, एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। ये डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। लेकिन डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेबिट क्रेडिट के कुछ रूल्स है, ठीक है। वो रूल्स को समझने के लिए पहले अकाउंट्स के टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे एक अकाउंट होता क्या है और अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं, वो हम लोग बात करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक क्या है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ बेटा, अकाउंट्स होता क्या है सबसे पहले, ठीक है। जैसे, ठीक है, थोड़ी देर इसको रख देते हैं बुक्स को, ओके। पहले हम बात करते हैं, जैसे आप में से काफी सारे लोग, आपके लोकेलिटी में किराना की दुकान होगी, एक जनरल स्टोर होगा और आप वहां से जाके सामान खरीदते होंगे, ठीक है। कभी घर में शक्कर चाहिए, कभी तूर की दाल चाहिए, कभी चावल चाहिए, ठीक है। और हम जाके लेके आते हैं और हम उसे पैसा नहीं देते हैं क्योंकि हमारा कई साल का रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। हम उसको पैसा नहीं देते, हम उसको बोलते हैं लिख लेना, खाते में लिख लेना। सुनना मेरी बात को, ठीक है। हमारा सिस्टम ऐसा चलता है कि हम पूरे महीने उससे माल लाते रहते हैं और मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में जब हमारे डैडी की सैलरी होगी तो डैडी जाके उसका हिसाब क्लियर करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, हम जब उससे सामान लेते हैं हम उसको बोलते हैं खाते में लिख लेना। क्या बोलते हैं? खाते में लिख लेना। खाता क्या? अकाउंट। वो हमारा एक अकाउंट बनाता है और उस अकाउंट में लिखता है कि भाई आज 500 रुपए का माल दिया, आज 700 रुपए का माल दिया, आज 300 रुपए का माल दिया, आज 200 रुपए का माल दिया। और मंथ एंड में जब आपके डैडी जाएंगे या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जब आपके डैडी जाएंगे पैसा देने के लिए, तो पूछेंगे ना कितना पैसा बाकी है बता। तो क्या खोल के देखेगा? अकाउंट, खाता खोल के देखेगा कि आपने पूरे महीने में कितना माल उठाया है। फिर वो बताएगा आपने इतना इतना माल लिया है, इतना पैसा बनता है। समझ में आ रहा है? तो खाता, अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? ठीक है, एक रिकॉर्ड। अकाउंट क्या होता है? एक रिकॉर्ड, हर चीज का रिकॉर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कैश, मुझे कैश का रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। बैंक, मैंने अकाउंट खोला है तो बैंक में कितना पैसा डाला, कितना पैसा निकाला, उसका भी रिकॉर्ड रखना है। मैंने कितना माल बेचा, उसको बोलते सेल्स, उसका भी रिकॉर्ड रखना है। मैंने कितना माल खरीदा, ठीक है, उसको बोलते परचेस, उसका भी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। मेरे जितने कस्टमर्स हैं जिनको मैं माल उधार देता हूं, जिनसे मुझे पैसा लेना बाकी है, उनका भी रिकॉर्ड रखना है। मेरे जितने सप्लायर्स हैं जो मुझे माल उधार देते हैं, मुझे उनका भी रिकॉर्ड रखना है। मैंने कितनी कमाई की, कितना खर्चा किया, मेरे पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, हर एक एक चीज का मुझे रिकॉर्ड मेंटेन करना है। और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हर चीज का हम अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? अकाउंट। तो अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड, एक समराइज्ड रिकॉर्ड कि हमने उस चीज के डेट कितने ट्रांजैक्शंस किए। मतलब कैश, कैश अकाउंट क्या? कैश अकाउंट में लिखेंगे पूरे साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में क्या लिखेंगे? हमने कितना पैसा बैंक में डाला, कितना पैसा बैंक से निकाला, या हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। सेल्स अकाउंट क्या लिखेंगे? पूरे साल में हमने कितना माल बेचा। परचेस अकाउंट क्या लिखेंगे? पूरे साल में हमने कितना माल खरीदा। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट क्या लिखेंगे? हमने पूरे साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट क्या लिखेंगे? पूरे साल में कितना टेलीफोन एक्सपेंसेस हमने पे किया। सैलरीज अकाउंट क्या लिखेंगे? पूरे साल में हमने हमारे वर्कर्स को सैलरी कितनी दी। तो हमें हर चीज का अकाउंट बनाना है, हर चीज का, चाहे वो इनकम हो, एक्सपेंसेस हो, एसेट्स हो, लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो, ड्रॉइंग्स हो, कोई भी चीज हो, हर चीज का, आई एम सॉरी, हर चीज का हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेटा। समझ में आ रहा है? और हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम बनाएंगे अकाउंट। तो आपके दिमाग में आएगा सर अकाउंट क्या है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे अकाउंट के बारे में। तो व्हाट इज एन अकाउंट? हैव योर अटेंशन हियर। एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड। समराइज्ड रिकॉर्ड मतलब क्या? उसमें समरी रहता है, मतलब बहुत कुछ किया है हमने, उसका इतना सा ब्रीफिंग रहता है, उसको समरी बोलते हैं हम लोग। तो एन अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक इंसान। एसेट, किसी एक एसेट के, एक एसेट का रिकॉर्ड। लायबिलिटी, किसी एक लायबिलिटी का रिकॉर्ड। पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंस और इनकम, कोई कमाई का रिकॉर्ड या कोई खर्चे का रिकॉर्ड।
रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने कोई खर्चा किया तो मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा, अगर मुझे कोई कमाई हुई मैं उसका अकाउंट बनाऊंगा, मैंने कोई एसेट खरीदा या बेचा उसका मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैंने कोई लायबिलिटी लिया, कर्जा लिया, उसका मैं अकाउंट बनाऊंगा, मैंने किसी इंसान के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया उसका मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा। ठीक है, हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना, एंड दैट इज नोन एज अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा? अब हमें जो सीखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? हमें इन अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन समझना है, इन अकाउंट्स का टाइप समझना है, ये अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं वो समझना है। ठीक है बेटा, ध्यान देना बच्चा। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे लिखना चाहिए था, मुझे भूल गया बेटा, मैं यहाँ लिखना चाहिए था मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स का टाइप। बहुत बार लोग बोलते हैं अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, नहीं, आपको हमेशा बोलना अकाउंट्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, और ये दूसरे का बाद में बाइफर्केशंस है। तो अकाउंट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल में 2 टाइप्स है, रियल और नॉमिनल। आज का पूरा लेक्चर इसके ऊपर बेस्ड है, हम इससे बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। और आपको मैं अभी बता दूं कि ये लेक्चर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। क्यों? आप जितना भी अकाउंटेंसी सीखोगे, जितना भी बुक कीपिंग, ये कॉमर्स में जितना भी कुछ करोगे, ये सब कुछ आज के लेक्चर पर डिपेंड करेगा। क्यों? आपको आगे जाके सीखना है डेबिट कैसे करते हैं अकाउंट को, क्रेडिट कैसे करते हैं, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। आप आगे जाके जर्नल एंट्रीज करोगे, लेजर्स बनाओगे, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करने वाले हो सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अकाउंट्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल में 2 टाइप्स है, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दो, फिर हम आगे जाएंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट्स क्या? ठीक है, किसी का भी नाम आ गया तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। जैसे मोहम्मद अकाउंट, राहुल अकाउंट, प्रदीप अकाउंट, ओमकार अकाउंट, अजय अकाउंट, विजय अकाउंट, सुनील अकाउंट, नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट। इंसान का ही नाम नहीं, किसी एंटिटी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड अकाउंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट, विप्रो लिमिटेड अकाउंट, विराज इंडस्ट्रीज लिमिटेड अकाउंट। जितनी भी कंपनीज का नाम आ गया, स्कूल का नाम आ गया, कॉलेज का नाम आ गया, लाइब्रेरी का नाम आ गया, कोचिंग क्लास का नाम आ गया। ठीक है, गिरी ट्यूटोरियल्स अकाउंट। ठीक है, किसी का भी नाम आ जाए, इट इज पर्सनल अकाउंट। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पर्सनल अकाउंट मतलब क्या? इट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन। ठीक है, कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। नाउ इम्पर्सनल क्या? जो किसी पर्सन का अकाउंट नहीं, उसको इम्पर्सनल बोलेंगे। उसमें 2 कैटेगरीज है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स। अब रियल क्या? एसेट्स। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, मोटर लॉरी, लैपटॉप, कंप्यूटर। तो जहां पे एसेट्स आ जाएंगे वो क्या है बेटा? रियल अकाउंट्स। एंड व्हाट आर नॉमिनल अकाउंट्स? इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कमाई, खर्चा, फायदा, नुकसान। ठीक है, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। समझ में आया बेटा? तो बेसिकली आपको मैंने क्या सिखा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एकदम शॉर्टकट में याद रखने के क्या बताया? कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का है, दैट इज पर्सनल अकाउंट। कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी एसेट का है, दैट इज रियल अकाउंट। और कोई भी ऐसा अकाउंट जिसमें कमाई हो, खर्चा हो, फायदा हो, नुकसान हो, उसको हम बोलेंगे नॉमिनल अकाउंट। समझ में आया बेटा? इसको आगे और डिटेल में देखते हैं बच्चा हम लोग, है ना? ठीक है, अब हम पहले बात करेंगे अबाउट पर्सनल अकाउंट। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन का हो। ठीक है, हम किसी भी पर्सन का अकाउंट बनाए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट 3 कैटेगरीज में बांटे गए ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए। ठीक है, एक होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, मतलब हम, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मतलब ऐसे लोग, ठीक है, ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जिनके अंदर जान है, जो नेचुरली पर्सन है। अब आप बोलोगे सर नेचुरली पर्सन होते हैं तो अलग भी होते हैं, हाँ। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या इंसान को छोड़ के ऐसा कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ठीक है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर क्या कोई कंपनी पर्सन होती है? यस। ठीक है, आपको इसके लिए समझना क्या पड़ेगा, हमारे देश का जो कानून है, हमारे देश का जो कायदा है, लॉ है, ठीक है, लॉ हमें पर्सन भी बोलता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी पर्सन बोलता है। ठीक है, तो वो सब बाद में पढ़ना, सिर्फ इतना समझ लो, कानून की नजरों में, लॉ की इन द आइज ऑफ लॉ, ऑर्गेनाइजेशंस को भी पर्सन बोलते हैं, इसीलिए यहां पे इसको पर्सन ट्रीट किया गया है। तो किसी इंसान का नाम आएगा तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी का नाम आ जाएगा, वो कुछ भी हो सकता है, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, एनीथिंग, ठीक है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और ये बहुत स्पेशल है, बहुत सारे बच्चे ये चीजों को नहीं समझ पाते और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे आज, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नाउ ऐसे अकाउंट जिसमें नाम नहीं है, इंसान का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, गिव मी 5 मिनट्स बेटा, मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा, आगे जाके और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या?
ह्यूमन बींग्स का अकाउंट आएगा तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी का नाम आएगा तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और ऐसा कोई नाम जो किसी इंसान का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है लेकिन वो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नाउ यू कैन सी दिस इमेजेस एंड आई होप you guys will be able to clearly understand who these people are. They are celebrities. ठीक है, अजीम प्रेमजी, नसरुद्दीन शाह, विराट कोहली, ठीक है, मुकेश अंबानी, ललित मोदी, ये बड़े चर्चे में आजकल। ठीक है, ओके, अमिताभ बच्चन, गौतम अडानी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, अगर इनका मैं अकाउंट बनाऊं, अगर मेरा इनके साथ ट्रांजैक्शन होता है, जैसे मैंने विप्रो के साथ कोई अजीम प्रेमजी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो मैं एक अकाउंट बनाऊंगा, अजीम प्रेमजीज अकाउंट। अगर मैंने नसरुद्दीन शाह के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो मैं बनाऊंगा नसरुद्दीन शाह अकाउंट। ठीक है, अगर मैंने विराट कोहली के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो मैं बनाऊंगा विराट कोहलीज अकाउंट। अगर मैंने मुकेश अंबानी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया तो मैं बनाऊंगा मुकेश अंबानीज अकाउंट। तो अगर किसी पर्सन का अकाउंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ये समझने में बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो किसी भी इंसान का नाम आ गया तो दैट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। समझ में आया? पर्सनल अकाउंट ही है लेकिन हम पर्सनल के टाइप समझ रहे हैं। ओके, आपको इतना भी ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं कि नेचुरल है आर्टिफिशियल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। कई बार कंफ्यूजन होता है, इसीलिए इनको ज्यादा बाइफरकेट करके डिटेल में समझाया गया। तो किसी भी इंसान का नाम आ गया तो इट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा स्लाइड देखते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नाउ यू कैन सी द इमेजेस। ये द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई करके एक लाइब्रेरी है मुंबई में। ठीक है, बहुत पॉपुलर है बेटा। ओके, और ये अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे आप कहीं पे यूके में आ गए या कहीं बड़े कंट्री में आ गए। ओके, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे डेवलप हुआ लाइब्रेरी है। ओके, तो किसी लाइब्रेरी का नाम आ गया तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सिडनम कॉलेज बहुत पॉपुलर है चर्च गेट में मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये देखो किसी लाइब्रेरी का नाम आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, किसी कॉलेज का नाम आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, किसी कंपनी का नाम आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जहां से पूरा माल आता जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। ओके, वहां पे पूरा जो संभालती है एक ट्रस्ट जो है उसको हम बोलते हैं मुंबई पोर्ट। तो ये एक ट्रस्ट का नाम आ गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये टाटा कैंसर हॉस्पिटल है। ओके, जो इंडिया का सबसे फेमस हॉस्पिटल कैंसर के लिए। ओके, तो ये भी क्या है बेटा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ओके, ये बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ओके, बीएमसी, जो बहुत पॉपुलर है, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एलआईसी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आईसीआईसीआई बैंक, किसी बैंक का नाम आ गया आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या देखा बेटा हमने, इंसान के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, अब वो चाहे लाइब्रेरी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन क्लासेस हो, कंपनी हो, छोटा मोटा दुकान हो, ठीक है, बैंक हो, कोई सोसाइटी हो, कोई ट्रस्ट हो, ठीक है, कुछ भी हो, इंसान के अलावा किसी का नाम आ गया, इट इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। समझ में आ रहा बेटा? ओके, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है समझने में। अब जो हम समझेंगे ना वो थोड़ा सा हमको समझना है डिटेल में। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ना व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स? ऐसे अकाउंट्स जिनमें किसी का नाम नहीं आता है बट वो किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपको आता है कैपिटल या ड्राइंग्स। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अपने बिजनेस में डालता है, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। और ड्राइंग्स क्या होता है, वो पैसा जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए, उनको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। अब एक बंदा खुद से ट्रेड नहीं कर सकता, या बिजनेसमैन अपने बिजनेस से खुद ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई दुकान है, ठीक है, तो मैं अपने साथ खुद के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, अपने खुद के साथ बिजनेस नहीं करूंगा। ओके, इसीलिए हम प्रोप्राइटर का अकाउंट कभी नहीं बनाते। मतलब अगर मेरा कोई दुकान है तो उसमें मोहम्मद मीमन अकाउंट कभी नहीं बनेगा, उसमें क्या बनेगा, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। हालांकि वो मेरे ट्रांजेक्शन है लेकिन मेरे नाम से अकाउंट नहीं बना सकते आप। ठीक है, मैं पैसा डालूंगा तो उसको बोलेंगे कैपिटल, मैं पैसा निकालूंगा उसको हम बोलेंगे ड्राइंग्स। तो कैपिटल और ड्राइंग्स क्या है, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख सकते अकाउंट्स में क्योंकि यू कैन नॉट ट्रेड विद योरसेल्फ। आप अपने साथ खुद के साथ बिजनेस नहीं कर सकते, तो आप अपना नाम नहीं लिख सकते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो आप क्या लिखोगे, आप खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखोगे, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स क्या है, प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज दी है, ठीक है, ये बिजनेस का प्रोप्राइटर है। ओके, तो ये बंदा अपने बिजनेस में जो भी डालेगा वो क्या है, कैपिटल, और जो भी बिजनेस से निकालेगा वो क्या है, ड्राइंग्स। तो प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिख सकते, इसीलिए हम लिखते हैं कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो व्हाट आर कैपिटल एंड ड्राइंग्स? कैपिटल एंड ड्राइंग्स रिप्रेजेंट अ प्रोप्राइटर। तो कैपिटल किसी का नाम है क्या, नहीं। ड्राइंग्स किसी का नाम है क्या, नहीं। बट दे रिप्रेजेंट अ पर्सन, दे रिप्रेजेंट अ पर्सन। किसी इंसान के बिहाफ में उनका
ये नाम लिखे गए, तो ये जो नाम है वो क्या करते हैं, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। समझ में आया बेटा? और एक दो चार एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट में और दो आएंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, अभी मत सीखो बेटे, ये आप आगे जाके सीखोगे। सिर्फ इतना याद रखो, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स कौन है, ये हमारे कस्टमर्स है जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है। अब ये क्या होते हैं बेटा, ये आप आगे डिटेल में सीखोगे, ठीक है। आज मेरा फोकस इनके ऊपर नहीं है, आज मेरा फोकस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के ऊपर है, इसलिए मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप सिर्फ इतना याद रखो बेटा, बिल्स रिसीवेबल आ गया या डेटर्स आ गया तो दे आर योर कस्टमर्स जिनसे आपको पैसा लेना बाकी है। समझ में आया? अब हम पूरी लिस्ट नहीं बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन आगे जाके जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो उसमें हम सीधा ये लिखते हैं कितना पैसा लेना है। तो समझो मेरे 4 कस्टमर है, ठीक है, किसी से 20,000, किसी से 25,000, ऐसे मिला के 1 लाख लेना बाकी है, तो मैं लिखूंगा डेटर्स से 1 लाख लेना बाकी है, ठीक है। तो हम सारे कस्टमर्स को क्लब करके एक लिस्ट में डाल देते हैं, एक हेडिंग में डाल देते हैं, और वो हेडिंग क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स। अब आप बोलोगे ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों कस्टमर्स है क्या, ये सब आप बाद में सीखोगे। फिलहाल खाली इतना याद रखो, बिल्स रिसीवेबल एंड कस्टमर्स, सॉरी बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स दोनों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कस्टमर्स को। समझ में आया? तो ये बिल्स रिसीवेबल किसी का नाम है नहीं, डेटर्स किसी का नाम है नहीं, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं, किसके बिहाफ पे आपने लिखा है, कस्टमर्स के, बराबर है। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट है। तो ये आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं और आप इनको क्या लिखोगे, या तो लिखोगे बिल्स रिसीवेबल या तो लिखोगे डेटर्स। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। नेक्स्ट और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स, ये एग्जैक्टली उल्टा। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स क्या बताया मैंने, कस्टमर्स जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है। सिमिलरली बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स ये हमारे सप्लायर्स है जिनसे हमने माल खरीदा और हमें उनको पैसा देना बाकी है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। तो क्या बिल्स पेएबल किसी का नाम है, नहीं। क्या क्रेडिटर्स किसी का नाम है, नहीं। लेकिन बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स क्या करते हैं, हमारे सप्लायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे सप्लायर्स के बिहाफ पे हमने लिखा है बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। तो ये कौन हो गया बेटा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। समझ में आया? तो कैपिटल एंड ड्राइंग्स किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोप्राइटर को। बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, कस्टमर्स को। बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स किसको रिप्रेजेंट करता है, सप्लायर्स को, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या, ठीक है, आप इसको डिटेल में बाद में सीखोगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसा एक्सपेंसेस जो हमें देना बाकी है, बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने घर रेंट पे लिया है, मान लो ये मैं हूं और ये मेरी वाइफ है, और हमने किसी लैंडलॉर्ड से उसका घर लिया है भाड़े से, बराबर है। और हम इस महीने की 30 तारीख का भाड़ा अगले महीने की 5 तारीख को देते हैं। तो 30 तारीख को भाड़ा तो ड्यू हो गया, लेकिन हम उसको देते कभी नेक्स्ट मंथ में 5 तारीख को, कभी 10 तारीख को। तो 5 या 10 दिन जो हम लेट देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जिसका ड्यू डेट जो हमें पे करना बाकी है, ऐसा पैसा, ऐसा खर्चा जो हमने देना बाकी है, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आप बोलेगा सर आउटस्टैंडिंग कहां से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ऐसे कई सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, हमें कभी रेंट देना बाकी होता है, हमें कभी सैलरीज देना बाकी होता है, ठीक है, हमें कभी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देना बाकी होता है, हमें कभी टेलीफोन एक्सपेंसेस देना बाकी होता है, हमें कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने बाकी होते हैं। हम लेट करते हैं या उनकी ड्यू डेट लेट होती है तो हम उनको लेट, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी वापरते हो पूरे महीने, उसका बिल आपको नेक्स्ट मंथ में पे करना होता है। तो ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो हमें बाद में पे करने होते हैं, ठीक है। उन सब एक्सपेंसेस को मिला के क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इधर खाली एग्जांपल दिया मैंने रेंट के लिए, ठीक है। कोई भी खर्चा जो देना बाकी वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें किसी को देना है, हमें किसी को देना है, ठीक है, देना बाकी है। तो देना बाकी है तो क्या है वो, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। उसी तरह किसी को एडवांस में दे दिया, ठीक है। हो सकता है मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो भाड़ा एडवांस में चाहिए, ठीक है, आप मुझे 1 तारीख को भाड़ा दो, पूरा महीना आप रेंट पे रहो, फिर नेक्स्ट मंथ के लिए वापस 1 तारीख को भाड़ा दो, फिर आप पूरा महीना, नहीं तो आपने मुझे 1 तारीख को भाड़ा नहीं, मैं निकाल दूंगा। तो मुझे उसको एडवांस में पैसा देना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देना बाकी है या एडवांस में दे दिया, वो क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। उसी तरह, ठीक है, लेना बाकी है, मान लो अब ये मैं हूं, लैंडलॉर्ड हूं, और मैंने किसी को रेंट पे दिया और वो मुझे पैसा लेट दे रहा है या मुझे उससे पैसा लेना बाकी है, तो उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। या उन्होंने मुझे भाड़ा एडवांस में दे दिया तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है, क्या, लेना बाकी है या देना बाकी है, एडवांस में ले लिया या एडवांस में दे दिया। समझ में आ रहा है, लेना बाकी है या देना बाकी है,
एडवांस में ले लिया या एडवांस में दे दिया, ये चारों भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसी न किसी पर्सन को, तो इनको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट्स अब 10 चीजें याद रखो, क्या, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये 10 चीजें याद रखो बेटा, आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ओके, तो हमारे पर्सनल अकाउंट्स पूरे हो गए। हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में 3 कैटेगरीज, नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसी इंसान का नाम, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एंटिटी का नाम जिसमें इंसान का नाम ना हो, ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन का नाम तो नहीं है लेकिन किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। समझ में आ रहा है बेटा? ओके, देन अब हम बात करेंगे रियल अकाउंट्स की ना। व्हाट आर रियल अकाउंट्स बेटा? ऐसे अकाउंट्स जो किसी न किसी एसेट के अकाउंट्स हैं, ठीक है। एसेट्स क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टीज। एसेट्स क्या होता है? हमारी प्रॉपर्टीज, बराबर है। अब रियल अकाउंट बेटा दो तरह के होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स, ठीक है। रियल अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, टैंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटैंजिबल। व्हाट डू यू मीन बाय टैंजिबल एंड इंटैंजिबल? टैंजिबल इज समथिंग व्हिच हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस। टैंजिबल इज समथिंग व्हिच हैज फिजिकल एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, ये पेन, इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मैं इसको देख सकता हूं, छू सकता हूं, ये एग्जिस्ट करता है, बराबर है। ये प्रेजेंटर जिससे मैं स्लाइड्स मूव कर रहा हूं, ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक कीबोर्ड पड़ा हुआ है, ये एग्जिस्ट करता है, बराबर है। यहाँ पे ये स्क्रीन है, ये एग्जिस्ट करता है। जिस कैमरा पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे कंप्यूटर्स है 2, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मेरे हाथ में घड़ी है, ये एग्जिस्ट करता है। समझ में आ रहा है? मैं जिस क्लासरूम में या स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ ये एग्जिस्ट करता है। कोई भी ऐसा एसेट जिसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका एक स्ट्रक्चर होता है, हम बता सकते हैं ये चीज ऐसी होती है, समझ में आ रहा है, उसको हम बोलते हैं टैंजिबल रियल अकाउंट। ऐसे भी एसेट्स होते हैं जो दिखते नहीं है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जैसे, ठीक है, आपने सबने मैकडोनल्ड्स का नाम सुना है, तो मैकडोनल्ड्स बहुत पॉपुलर है, तो उनकी मार्केट में एक इमेज है, एक गुडविल है, एक रेप्यूटेशन है। आप बता सकते हो उनकी रेप्यूटेशन का शेप कैसा है। आप ऐसा बोल सकते हो इसका रेप्यूटेशन देख 7 फीट लंबा है, या इसका रेप्यूटेशन देख 200 किलो का है, ठीक है, या इसका रेप्यूटेशन देख सर्कल में है। आप उसको, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन वो होता है। तो ऐसा कोई एसेट जो है, एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। समझ में आया? तो जिस एसेट का फिजिकल एग्जिस्टेंस हो उसको बोलेंगे टैंजिबल रियल अकाउंट्स, जिसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो उसको हम बोलेंगे इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, अब ये टैंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल देखते हैं हम लोग बेटा, ठीक है। मोटर व्हीकल्स, ये क्या है हमारे लिए? टैंजिबल रियल अकाउंट्स। यहाँ पे कंप्यूटर है, उसका मॉनिटर है, ये क्या है? टैंजिबल रियल अकाउंट। लैंड है, बिल्डिंग है, ये क्या है? टैंजिबल रियल अकाउंट्स। लैपटॉप है, टैंजिबल रियल अकाउंट्स। प्लांट है, मशीनरी है, टैंजिबल रियल अकाउंट्स। ओके, कैश, टैंजिबल रियल अकाउंट्स। समझ में आया बेटा? तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? टैंजिबल रियल अकाउंट्स। इन शॉर्ट, ऐसा कोई भी एसेट, ठीक है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपके पास में है और उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे टैंजिबल रियल अकाउंट्स। समझ में आ रहा है बेटा? अब हम बात करेंगे इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। नाउ व्हाट आर इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स? ऐसे रियल अकाउंट्स, ऐसी प्रॉपर्टीज जो है लेकिन उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, उनको हम बोलते हैं इनटैंजिबल रियल अकाउंट्स। जैसे गुडविल। अब गुडविल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले मुझे बताओ, आपने इन सब कंपनीज का नाम सुना है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस, यस, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप आईटी कंपनीज में आती है, ठीक है। आईटीसी लिमिटेड, बराबर है, जिससे हम ट्रैवल वगैरह करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओके, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी। इन्फोसिस, ठीक है, जो इसमें है, अपना टेक्नोलॉजी में है, नारायण मूर्ति इसके फाउंडर थे, ओके, ये भी टेक्नोलॉजी में है और वर्ल्ड के टॉप कंपनीज में आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है, ओके। एचडीएफसी बैंक, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है। इन सबका नाम आपने सुना है। क्या आपको लगता है कि इनका वैल्यू, इनका इमेज, इनका मार्केट में रेपुटेशन बहुत बड़ा है? यस। अगर मैं किसी समझो मैं एचडीएफसी बैंक के किसी एक ब्रांच में चला गया, या मैं एचडीएफसी बैंक के ओनर के पास चला गया और मैंने बोला मुझे एचडीएफसी बैंक बेच दे। ठीक है, बेचता हूँ, पैसा कितना देगा बता? मैंने बोला एक काम करो, आपके जितने भी जगह पे ब्रांचेस है, ठीक है, वहां का जो प्रॉपर्टीज है उनका वैल्यू बताओ, कितना कंप्यूटर है सब बताओ, आपका वैल्यू निकालो। आपको लगता है एचडीएफसी बैंक मुझे बेच देगा पूरा? नहीं। वो बोलेंगे सर
हमारे पास जितना जमीन है, जितना प्रॉपर्टीज है, वो सबका तो ठीक है, लेकिन हमने इतने साल से मेहनत करके हमारे बैंक का एक नाम बनाया, एक रेपुटेशन बनाया, एक वैल्यू बनाया, ठीक है, उसका पैसा कौन देगा? और उसी को हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल क्या है? मॉनिटरी वैल्यू ऑफ योर इमेज इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। लोगों के दिमाग में, दुनिया में, ठीक है, लोगों के बीच में आपकी कितनी वैल्यू है, आपका कितना रेपुटेशन है, ठीक है, और वो रेपुटेशन आपको कितना पैसा कमाने में मदद करता है। एग्जाम्पल, आज कोई नया बैंक आएगा, ठीक है, एकदम नया बैंक, जैसे आपने कुछ नाम भी सुने होंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, ठीक है, ये नए नए बैंक्स हैं। आपको लगता है ये बैंक्स बहुत चल रहे हैं? नहीं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नए हैं मार्केट में, इनका रेपुटेशन आज से कुछ साल बाद बन जाएगा। लेकिन एचडीएफसी बहुत बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्यों? इनका एक रेपुटेशन है। आज कोई भी बंदा, आज मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो अगर नेशनलाइज बैंक में खुलवाना है, ठीक है, तो मैं कोई रेपुटेड बैंक देखूंगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मैं तो अब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा कोई भी आता है ना, सर बैंक में अकाउंट खोलना है, कौन से बैंक में ओपन करूं, मैं दो ही नाम सजेस्ट करता हूं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। क्यों? दीज आर लीडिंग बैंक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इनको ही, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा उनके साथ टाई अप है या मैं उनको ही, देखो हम बैंक अकाउंट्स ओपन क्यों करते हैं? हमें वहां से सर्विसेज चाहिए, और सर्विसेज अच्छी मिलनी चाहिए, और एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बेस्ट सर्विसेज देता है, ठीक है, चार्जेस भी लेता है, लेकिन सर्विसेज सबसे बेस्ट देता है। तो मैं हर क्लाइंट को बोलता हूं, अगर किसी को भी अकाउंट ओपन करना है, मेरे खुद के मेरे अकाउंट है वो आईसीआईसीआई बैंक में है, ठीक है, तो मैं आईसीआईसीआई बैंक ज्यादा प्रेफर करता हूं। ओके, तो आप कहीं भी, अब आईसीआईसीआई को, एचडीएफसी को क्लाइंट्स ढूंढने में ज्यादा मदद करने की जरूरत नहीं है, इनका एक रेपुटेशन है मार्केट में। तो जब कोई नया आता है ना, तो उसको बहुत मेहनत डालना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन जो ऑलरेडी जिसने नाम कमा के बैठा है, उसको पैसा कमाने उसके लिए आसान होता है, क्योंकि उसने रेपुटेशन बनाया। उस रेपुटेशन को हम बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल हमारा एसेट है, हमारी मार्केट में जो इमेज है वो हमारा एसेट है, लेकिन दिखता है क्या? नहीं। तो ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट, पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है? ठीक है, मान लो मेरी एक कंपनी है जो दवाइयां बनाती है, ठीक है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए बेटा, कैंसर पे बहुत सारा ट्रीटमेंट्स आ गया है, लेकिन मान लो कि कैंसर पे ट्रीटमेंट्स नहीं आया है, और मेरी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके सबसे पहले कैंसर की दवाई बनाई, ठीक है। अब हमने कोई नया इन्वेंशन किया, अब हम लोग दवाई मार्केट में लाएंगे, बेचेंगे, दूसरी कंपनी से हमारी दवाई खरीदेगी और उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी और तुरंत बना लेगी। हमने इतने साल की मेहनत की, तब जाके दवाई बनाई। दूसरे लोगों ने क्या किया? हमारी दवाई ली, उस पर R&D किया, क्या क्या डाला इसके अंदर, और फटाफट बना लिया। तो उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को कॉपी किया, तुरंत बन गया, और हमने कितने साल की मेहनत की तब जाके बनाया। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप कोई इन्वेंशन करते हो, कोई इनोवेशन करते हो, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कुछ तो भी नया लाते हो, ऐसा लाते हो जो किसी के पास नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट पेटेंट करने को अलाउ करती है, आपके प्रोडक्ट को या आपके प्रोसेस को। पेटेंट क्या होता है? हम गवर्नमेंट के पास पेटेंटिंग करवा लेंगे और हमें कुछ साल की मोहलत मिलती है कि इतने साल तक ये प्रोडक्ट आप ही बनाओगे और कोई नहीं बना सकता। तो अगर हमने कैंसर की दवाई बनाई फर्स्ट टाइम फॉर एग्जांपल, और किसी कंपनी ने नहीं बनाया, तो आने वाले 5 साल 10 साल तक हमें क्या मिलेगा? पेटेंट। वो प्रोडक्ट सिर्फ हम बनाएंगे और हम बेचेंगे। क्यों? हमने जो इतने साल की मेहनत की है, उस पर जो इतना टाइम डाला है, इतना जो पैसा डाला है, वो वसूल करना है, कमाना है, ठीक है। तो वो कमाने का मौका, हमारा जो पीरियड है वो पूरा हो जाएगा, बाद में कोई भी बनाएगा, लेकिन उतने पीरियड तक कोई नहीं बनाएगा। समझ में आया? उसको हम बोलते हैं पेटेंट। पक्का समझा बेटा? तो पेटेंट भी क्या है? हमारा एसेट है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करने को किसी को अलाउड नहीं है। लेकिन क्या पेटेंट दिखता है? नहीं। तो वो क्या है बेटा? इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? आपका कोई ऐसा सिंबल या आपका कोई ऐसा नाम जिसको देख के आप सोचो हाँ ये इस कंपनी को बिलोंग करता है। जैसे आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको एक बड़ा सा M दिख गया ना, तो आप समझ जाते हो इधर मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है। हम सब लोग बचपन से कैमलिन के कंपास बॉक्सेस यूज करते हैं, कैमलिन की पेंसिल्स यूज करते हैं, इरेजर यूज करते हैं। आपने उस पर देखा रहेगा कैमल बना हुआ रहता है। तो कैमल क्या है? कैमलिन कंपनी का ट्रेडमार्क है। तो ऐसा कोई सिंबल, ऐसा कोई चिन्ह या ऐसा कोई नाम जो लोगों के दिमाग में फिट है और लोग उससे आपको पहचानते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा ट्रेडमार्क। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये मैकडॉनल्ड्स कंपनी का ट्रेडमार्क है। सबको समझा? अब ये भी हमारा एसेट होता है, क्योंकि ये सिर्फ हम यूज कर सकते हैं। अब ये M मैं अगर डालूंगा, भाई मैं मोहम्मद हूं, मैं M डालूंगा, सेम ऐसा डालूंगा, तो मैकडॉनल्ड्स कंपनी मेरे ऊपर केस कर देगी, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स कंपनी ने M को क्या करा लिया है?
रजिस्टर करवा लिया, ठीक है। तो अगर आप अपने किसी ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लेते हो तो और कोई यूज नहीं कर सकता है, तो ये भी क्या है बेटा आपके लिए एसेट है, लेकिन दिखता है क्या नहीं। तो ये कौन सा एसेट है बेटा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नेक्स्ट ब्रांड नेम। अब देखो ये सारी कंपनीज आप लोग ऑलमोस्ट जानते होंगे बेटा, मैकडोनल्ड्स है, एलजी है, ठीक है, ये तो मुझे पढ़ने के लिए भी नहीं हो रहा थोड़ा सा, ओके। सैमसंग है, कुछ ऐसे नाम देख लेते हैं हम लोग। कोडैक, कोडैक तो अभी खत्म जैसा हो गया लेकिन पहले बहुत पॉपुलर था, बराबर है। हिल्टन है, नेस्कैफे है, फेडेक्स है, यूट्यूब है, ओके, वॉक्सवैगन है, केएफसी है, ओके, मैकडोनल्ड्स है, बर्गर किंग है, ठीक है, केलॉग्स है, ओके, ट्विटर है, इतने सारे इमेजेस। अब आप इनको देखकर ही पहचान लेते हो, क्यों, इन्होंने मार्केट में अपना एक डिस्टिंग्विश्ड इमेज बनाया हुआ है। तो ब्रांड नेम किसको बोलते हैं, ठीक है। कोई भी नाम सुना और आपको लगे हमें, मुझे पता है बहुत बड़ा कंपनी है, तो जब कोई अपना एक नाम बनाता है, अपनी एक इमेज बनाता है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाता है और लोग आपको जानते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा कंपनी है, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ब्रांड नेम। तो ब्रांड, क्योंकि इनका जो माल है ना, ये कंपनीज का, ये इनकी जो सर्विसेज है ना, ये इनके नाम से बिकती है, ठीक है। आप मैकडोनल्ड्स में जाने से पहले नहीं सोचोगे खाना अच्छा रहेगा क्या, ओके। आप केएफसी में जाने से पहले नहीं सोचोगे खाना अच्छा मिलेगा क्या, समझ में आ रहा है। लेकिन कोई लोकल रेस्टोरेंट में जाओगे तो सोचोगे कि खाओगे नहीं यार, पता नहीं कैसा होगा खाना, ठीक है। तो आपके मन में एक शंका रहती है, एक डाउट रहता है। लेकिन मैकडी में जाओगे या केएफसी में जाओगे आपको शंका नहीं रहेगी, समझ में आ रहा है। तो इन्होंने एक नाम बनाया और इनका बिजनेस इनके नाम पे चलता है, ये भी हमारा एसेट है। लेकिन क्या दिखता है क्या, नहीं। तो ये भी क्या है बेटा, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। तो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, और एक है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करने का राइट सिर्फ हमारे पास रहेगा, हमारा प्रोडक्ट कोई और कॉपी नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं कॉपीराइट्स। आप एक काम करो, आपकी टेक्स्ट बुक उठा लो और टेक्स्ट बुक में फर्स्ट या सेकंड पेज पे टॉप में सी करके लिखा हुआ रहेगा और ऐसे सर्कल किया रहेगा ऐसा, और उसके आगे लिखा रहेगा महाराष्ट्र ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, ऐसा कुछ तो भी नाम लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब आपके 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक का कॉपी करने का, उसका कंटेंट कॉपी करने का, उसके कॉपीज बनाने का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन, कुछ तो भी नाम है, उनको ही है। और कोई अगर मैं उसका जेरोक्स करके बेचूंगा, ठीक है, तो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट को कॉपी करने का राइट सिर्फ हमारे पास हो और किसी के पास ना हो, उसको हम बोलते हैं कॉपीराइट्स। तो वहां पे सी करके ऐसे सर्कल किया हुआ रहता है, कॉपीराइट। ऑल राइट्स रिजर्व्ड, मतलब इस प्रोडक्ट के सारे राइट्स रिजर्व्ड हमारे पास है, ठीक है, और कोई इसकी कॉपी नहीं कर सकता। ये भी हमारा एसेट है, लेकिन दिखता है क्या, नहीं। तो ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है। तो मैंने 4-5 एग्जांपल्स दिए, आप याद रखोगे, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड ब्रांड नेम। समझ में आया, ये सब हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स हैं। तो हमारा पर्सनल अकाउंट खत्म हो गया, हमारा रियल अकाउंट खत्म हो गया। तीसरा बहुत आसान है, ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा नॉमिनल अकाउंट्स। क्या पढ़ेंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में क्या आता है, इनकम्स मतलब कमाई, गेन्स मतलब फायदा, एक्सपेंसेस मतलब खर्चा, लॉसेस मतलब नुकसान। मतलब कमाई हो, खर्चा हो, फायदा हो, नुकसान हो, किसी भी तरह का कमाई हो, खर्चा हो, फायदा हो, नुकसान हो, वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बेटे आप, इनकम्स एंड गेन्स, बराबर है, मैंने माल बेचा, सेल्स किया, बराबर है, सेल्स मेरे लिए कमाई है तो मेरा इनकम है। रेंट रिसीव्ड, मुझे भाड़ा मिला, वो मेरे लिए इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, मुझे ब्याज मिला, वो मेरे लिए इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिला, वो मेरे लिए इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड, अब आप बोलोगे सर डिविडेंड क्या है, बाद में पढ़ोगे, किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट किया, वहां से जो रिटर्न्स मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, सन्ड्री इनकम, मिसलेनियस इनकम, जनरल इनकम। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, ऐसे इनकम्स जो छोटे मोटे हैं और उनको अलग अलग नाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे, समझो मेरे ऑफिस में रोज न्यूज़पेपर आता है, बराबर है, अब रद्दी जमा हो गई, मैंने रद्दी बेच दिया, वो रद्दी बेचेगा, उसका 70 रुपये आया। अब मैं क्या लिखूं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर लिखूं, लिख भी सकते हैं, लेकिन वो छोटा मोटा इनकम है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे हम सन्ड्री मिसलेनियस से जनरल में लिख देते हैं, ठीक है, खर्चे नहीं, इनकम। तो सन्ड्री मिसलेनियस या जनरल इनकम। या फिर हमने कोई एसेट बेचा, उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, तो अगर कोई भी टाइप की कमाई होगी या कोई भी टाइप का फायदा होगा, तो वो क्या है बेटा हमारे लिए इनकम्स एंड गेन्स। और ये किस में जाएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट्स में। सिंपल है बेटा, ओके। लास्ट हम देखते हैं बेटा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, खर्चे और नुकसान, बराबर है। देखो बेटा यहाँ पे हमने परचेस किया, माल खरीदा, ये हमारा खर्चा है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, ठीक है। फ्रेट इनवर्ड या आउटवर्ड, फ्रेट क्या होता है बेटा, रेलवेज का भाड़ा या एयरवेज का भाड़ा। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस, भाड़ा, रेंट मतलब हमने गोडाउन का रेंट होगा, दुकान का रेंट होगा। रेट्स मतलब हम लोग जो पे करते हैं गवर्नमेंट को
ग्राम पंचायत को या म्युनिसिपालिटी को जो घर पट्टी भरते हैं उसको रेट्स बोलते हैं। टैक्सेस अगर हम पे करेंगे गवर्नमेंट को, इंश्योरेंस लेंगे उसका प्रीमियम पे करेंगे, हमारे वर्कर लोग को वेजेस एंड सैलरीज देंगे, हम टेलीफोन का बिल भरेंगे, हम ट्रैवलिंग करेंगे उसका खर्चा करेंगे, या कोई भी सन्ड्री मिसलेनियस जनरल एक्सपेंसेस होगा, कोई भी छोटा मोटा खर्चा, या हम कोई एसेट बेचेंगे उसका नुकसान होगा, या हमारे यहाँ पे आग लग गई या चोरी हो गई उसका नुकसान होगा। तो अब ये क्या है बेटा, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स है थोड़े बहुत। ओके, ऐसे खर्चे, कोई भी टाइप का खर्चा या कोई भी टाइप का नुकसान, वो किस में आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो किस में आएगा बेटा, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, तो मैं आपको छोटी सी ब्रीफिंग कर दूं, क्या पढ़ा बेटा हमने, अकाउंट्स को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। बराबर है, पर्सनल क्या, किसी का भी नाम आगे तो पर्सनल अकाउंट, उसमें तीन कैटेगरीज है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी इंसान का नाम आया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, किसी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसा कोई अकाउंट जिसमें नाम नहीं है लेकिन वो किसी इंसान को रिप्रेजेंट करता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। फिर इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स में दो कैटेगरीज, रियल एंड नॉमिनल। रियल में दो कैटेगरीज, रियल क्या, एसेट्स, रियल में दो कैटेगरीज, टेंजिबल रियल अकाउंट्स, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल क्या, ऐसे एसेट्स जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो टेंजिबल रियल अकाउंट्स। दूसरा इनटेंजिबल क्या, ऐसे एसेट्स जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप उनको देख नहीं सकते, उनका शेप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते। ठीक है, उनको हम बोलते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। देन नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स क्या, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, किसी भी टाइप की कमाई, किसी भी टाइप का खर्चा, किसी भी टाइप का फायदा, किसी भी टाइप का नुकसान, ये जाएगा नॉमिनल अकाउंट्स में। ये अच्छे से सुन लेना और इनको अच्छे से समझ लेना बेटा, क्यों, आगे जो हम पढ़ेंगे डेबिट कैसे होता है, क्रेडिट कैसे होता है, उनके रूल्स क्या है, वो सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जितना अच्छा समझा आगे उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा बेटा। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो यार। ठीक है, फटाफट जाओ सब्सक्रिप्शन का बटन दबाओ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय एवरीवन।